माया के घर से उसका स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था। मुश्किल से 10-12 मिनट का रास्ता रहा होगा। कभी कोई लड़की मिल जाती तो स्कूल तक का साथ हो जाता, वरना माया अकेली ही चली जाया करती थी। उसने स्कूल जाते समय रोहित को कई बार उसका पीछा करते हुए देखा था। शुरू-शुरू में उसे डर भी लगा और उसने अपने पापा को इस बारे में बताना भी चाहा, लेकिन जब रोहित ने उससे कभी कुछ नहीं कहा तो उसका डर दूर हो गया। रोहित एक निश्चित मोड़ तक उसके पीछे-पीछे आता था और फिर अपना रास्ता बदल लेता था। जब कई बार लगातार ऐसा हुआ तो माया ने इसे अपने मन का वहम समझकर दिमाग से निकाल दिया और इससे ठीक दूसरे ही दिन रोहित ने माया के साथ-साथ चलते हुए उससे कहा, "प्लीज़, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।" माया ने चौंक कर उसकी ओर देखा और रूखे स्वर में बोली, "कहिए, आप नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी?" रोहित ने पूछा तो माया ने उपेक्षा से कहा, "मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। जो कहना है सीधा कहो। मैं रोहित हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।" रोहित ने कुछ झिझकते हुए और डरते हुए कहा। अपनी बात कहने के बाद रोहित माया माया की प्रतिक्रिया जानने के लिए पल भर भी वहां नहीं रुका और वापस मुड़कर तेजी से विपरीत दिशा की ओर चला गया। रोहित के कहे शब्द देर तक माया के कानों में गूंजते रहे और मधुर रस घोलते रहे। उसकी निगाह अब भी उधर ही जमी थी जिधर रोहित गया और अचानक सामने से आती बाइक का हॉर्न सुनकर उसे स्थिति का एहसास हुआ तो वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। अगले दिन स्कूल जाते समय माया की नज़रें रोहित को ढूंढती रही, लेकिन वह कहीं नज़र नहीं आया। 5 दिन लगातार जब वह माया को दिखाई नहीं दिया तो उसका मन उदास हो गया। उसे लगा कि रोहित ने शायद ऐसे ही कह दिया होगा और वह उसे सच मान बैठी। लेकिन अगले दिन जब रोहित उसी स्थान पर खड़ा मिला तो उसे देखते ही माया के मन की कली खिल उठी। उस दिन माया के पीछे पीछे चलते हुए रोहित ने आहिस्ता से पूछा, "आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं?" "नहीं," माया के धड़कते दिल ने जवाब दिया। जब रोहित ने उत्साहित होते हुए बात आगे बढ़ाई, "क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ?" "माया," उसका छोटा सा उत्तर था। "आप बहुत अच्छी हैं माया जी।" अपनी बात कहने के बाद रोहित थोड़ी दूर तक माया के साथ चला और उसे बाय करके अपने रास्ते चला गया। उस दिन के बाद वह दोनों एक निश्चित जगह पर मिलते। वहाँ से रोहित थोड़ी दूर माया के साथ चलता, 2 बातें करता और फिर दूसरे रास्ते पर मुड़ जाता। इन पल 2 पल की मुलाकातों और छोटी-छोटी बातों का माया पर ऐसा असर हुआ कि वह हर समय रोहित के ही ख्यालों में डूबी रहने लगी। नादान उम्र की भावनाओं को रोहित का आधार मिला तो चाहत के फूल खुद ब खुद खिल उठे। यही हाल रोहित का भी था। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने मन की बात माया से कह दी, आई लव यू माया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बगैर जिंदगी अधूरी सी लगती है। रोहित के मन की बात उसके होठों पर आई तो माया के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसने नज़र भर रोहित को देखा और फिर पलकें झुका ली। उसकी एक नज़र में प्यार का इजहार भी था और स्वीकार भी। एक बार संकोच की सीमाएं टूटी तो माया और रोहित के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। ज्यों-ज्यों दूरियां कम होती गई, दोनों एक दूसरे के रंग में रंगते गए। फिर उन्होंने सबकी नज़रों से छिपकर मिलना शुरू कर दिया। जब भी मौका मिलता, दोनों प्रेमी किसी एकांत स्थान पर मिलते और अपने सपनों की दुनिया रचने लगते। उस वक्त माया और रोहित को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पागल मन की उड़ान का कोई वजूद नहीं होता। बढ़ती उम्र का प्यार एक पागलपन के सिवा है और क्या है, बल्कि उस बरसाती नदी की तरह जो वर्षा काल में अपने पूरे आवेग पर होती है, लेकिन उसके प्रवाह में गंभीरता और गहराई नहीं होती। इसलिए वर्षा समाप्त होते ही उसका अस्तित्व भी मिट जाता है।
अब माया की हर सोच रोहित से ही शुरू होकर उसी पर ही खत्म होने लगी। अब उसे न करियर की चिंता रह गई थी और न ही माता पिता के सपनों को पूरा करने का उत्साह। बेटी में बेटी में आए इस परिवर्तन को कमला की अनुभवी आंखों ने महसूस किया तो एक माँ का दायित्व निभाते हुए उन्होंने माया से पूछा, क्या बात है माया, इधर कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ तो कुछ बदली बदली सी लग रही है। आजकल तेरी सहेलियां भी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तू उनके घर जाती रहती है लेकिन उन्हें कभी नहीं बुलाती। माँ द्वारा अचानक की गई पूछताछ से माया एकदम घबरा गई। जल्दी से उसे कुछ सूझा ही नहीं तो उसने बात खत्म करने के लिए कह दिया, ठीक है मम्मी, आप मिलना चाहती है तो मैं उन्हें बुला लूँगी। कई दिन इंतज़ार करने के बाद भी जब माया की कोई सहेली नहीं आई और उसने भी जाना बंद नहीं किया तो मजबूरी में कमला ने माया को चेतावनी देते हुए कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगी, जिसे मिलना है उसे घर बुलाकर मिल। घर से निकलने पर पाबंदी लगी तो माया रोहित से मिलने के लिए बेचैन होने लगी। कमला ने भी उसकी व्याकुलता को महसूस किया लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए तो एक दिन माया ने कमला को अच्छे मूड में देखकर उनसे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की इजाज़त चाही। माया की बात सुनते ही कमला का पारा चढ़ गया। उन्होंने नाराज़गी भरे स्वर में कहा, माया को जोर से डांटते हुए कहा, इतनी बार मना किया है, समझ नहीं आया? इतनी बार मना कर चुका हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? नारी निकेतन के टेक केयर का कर्कश स्वर गूंजा तो माया की विचारधारा में व्यवधान पड़ा। उसने चौंक कर इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पसरे सन्नाटे के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। माया को माँ की याद आई तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। माया अपनी नादानगी पर पश्चाताप करती रही और बिलख बिलख कर रोती रही। इन आंसुओं का सौदा उसने स्वयं ही तो किया था, यही तो उसके हिस्से में आने ही थे। इस मारक यंत्रणा के बीच वह अपने अतीत की यादों से ही चंद कतरे सुख पाना चाहती थी तो वहाँ भी उसके जख्मों पर नमक छिड़कता रोहित आ खड़ा होता था। उस दिन माँ के डांटने के बाद माया समझ गई कि अब उसका घर से निकल पाना किसी कीमत पर संभव नहीं। बस यही एक गनीमत थी कि उसे स्कूल जाने से नहीं रोका गया था और स्कूल के रास्ते में उसे रोहित से मुलाकात के लिए 2-4 मिनट मिल जाते थे। कमला ने बेटी के गुमराह होते पैरों को रोकने का भरसक प्रयास किया लेकिन माया ने उनकी एक नहीं मानी। एक दिन कमला को अचानक किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ा। वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। जल्दबाजी में कमला छोटे बेटे को साथ लेकर चली गई। माया पर प्यार का नशा ऐसा चढ़ा था कि ऐसे अवसर का लाभ उठाने से वह नहीं चूकी। उसने छोटी बहन को चॉकलेट का लालच दिया और रोहित से मिलने के लिए वह चली गई। माया ने फ़ोन कर रोहित को बुलाया और उसके सामने अपनी मजबूरी जाहिर की। जब रोहित कोई रास्ता नहीं निकाल पाया तो माया से कहा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। रोहित, हमारे सामने मिलने का कोई और रास्ता नहीं बचा। माया की बातें सुनने के बाद रोहित ने उससे पूछा, मेरे साथ चल सकती हो माया? कहाँ? माया ने कहा तो रोहित बेताबी से बोला, कहीं भी, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं तो पनाह मिलेगी। और उसी पल माया ने एक ऐसा निर्णय कर डाला जिसने उसके जीवन की दिशा को ही पलट कर रख दिया। इसके ठीक 5-6 दिन बाद माया ने सब अपनों को अलविदा कहकर एक अपरिचित राह पर कदम रख दिया। उस वक्त उसने कुछ नहीं सोचा। अपने इस विद्रोही कदम पर वह खूब खुश थी क्योंकि रोहित उसके साथ था। रोहित माया को लेकर देहरादून चला गया और वहाँ गेस्ट हाउस में एक कमरा लेकर ठहर गया। रोहित का दिन रात का साथ पा माया इतनी खुश थी कि
उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि उसके इस तरह बिना बताए घर से चले जाने पर उसके माता-पिता पर क्या गुजर रही होगी। काश उसे इस बात का तनिक भी आभास हो पाता। माया दोपहर को उस वक्त घर से निकली थी जब कमला रसोई में काम कर रही थी। काम करने के बाद जब वह बाहर आई तो माया उसे कहीं दिखाई नहीं दी। उन्होंने अपनी छोटी बेटी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया, दीदी बाहर गई है। यह जान कमला को माया पर बहुत गुस्सा आया और वह बेताबी से उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। जब शाम ढलने तक माया घर नहीं लौटी तो उनका गुस्सा चिंता और परेशानी में बदल गया। 8 बजते बजते किशन भी घर आ गए थे, लेकिन माया का कुछ पता नहीं था। बात हाथ से गुजरती देख कमला ने किशन को माया के बारे में बताया तो वह भी घबरा गए। उन दोनों ने माया को लगभग 3-4 घंटे पागलों की तरह ढूंढा और फिर थक हार कर बैठ गए। वह पूरी रात उन्होंने जागते और रोते ही गुजारी। सुबह होने तक भी माया घर नहीं लौटी तो मजबूरी में किशन ने थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बेटी के इस तरह गायब हो जाने से रामकिशन का दुख और चिंता से बुरा हाल था। उधर कमला की स्थिति और भी दयनीय थी। उन्हें रह रहकर इस बात पर पछतावा हो रहा था कि उन्होंने माया के घर से जाने वाले मामले की खोजबीन उतनी गहराई से नहीं की जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। इसकी वजह यही थी कि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। रामकिशन और कमला बेटी को लेकर एक तो वैसे ही परेशान थे, दूसरे माया के गायब होने की बात फैलने के साथ ही रिश्तेदारों और परिचितों द्वारा पर्सन दर पर्सन जाने वाली पूछताछ उन्हें मानसिक तौर पर व्यथित कर रही थी। मिलने जुलने वालों की बातों और परामर्शों से परेशान होकर रामकिशन और कमला ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उधर माया माता पिता पर गुजर रही कयामत से बेखबर देहरादून की वादियों का आनंद उठा रही थी। रोहित के प्यार का नशा उस पर इस तरह चढ़ा हुआ था कि उसने अपने भविष्य के बारे में सोचने का भी होश नहीं था। उसे यह भी चिंता नहीं थी जब उसके घर से लाए पैसे खत्म हो जाएंगे तब क्या होगा, और यह सब उनकी नासमझ उम्र का तगाजा था जिसमें भावनाएं, कल्पनाएं और आकर्षण तो होता है लेकिन गंभीरता और परिपक्वता नहीं होती। रामकिशन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी तो शीघ्र ही माया की गुमशुदगी का रहस्य खुल कर सामने आ गया। पुलिस द्वारा माया की फोटो दिखाकर की गई पूछताछ के दौरान पता चला कि वह लड़की देहरादून जाने वाली बस में चढ़ती हुई देखी गई और बताने वाले दुकानदार ने पुलिस को यह जानकारी भी दी कि उसके साथ एक लड़का भी था। इतना पता चलते ही पुलिस उसी दिन देहरादून के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचने के बाद माया की खोज गेस्ट हाउसों से ही शुरू की गई, क्योंकि दिन रात के अनुभवों के आधार पर पुलिस वालों का नजरिया था कि घर से भागने वाले प्रेमी प्रेमिका पैसे कम होने की वजह से होटल की बजाय छोटे मोटे गेस्ट हाउसों को ही अपना ठिकाना बनाते हैं। पुलिस का अनुभव ठीक निकला। एक गेस्ट हाउस के केयरटेकर ने पुलिस वालों को बताया कि कम उम्र का एक प्रेमी युगल 4 दिन पहले उसके यहाँ आकर ठहरा था। पुलिस ने एंट्री रजिस्टर में उनका नाम और पता देखा तो दोनों ने गलत दर्ज किया हुआ था। इस दिन पुलिस द्वारा गेस्ट हाउस में की जाने वाली जांच पड़ताल का पता सबको चल चुका था। पुलिस का नाम सुनते ही रोहित के होश उड़ गए। उसने बचे हुए पैसे अपनी जेब में डाले और माया से बोला, तुम डरना नहीं माया, मैं 10-15 मिनट में लौट आऊंगा। माया ने रोहित को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वह एक झटके में कमरे से बाहर हो गया। पुलिस जब तक माया के कमरे में पहुंची तब तक रोहित उसकी पहुंच से बाहर निकल चुका था। मजबूरी में पुलिस माया को लेकर लौट आई।
माया के बरामद होने की सूचना पुलिस ने उसके घर भेज दी थी। रामकिशन को जब इस बात का पता चला कि माया किसी लड़के के साथ भागी थी, तो उसने अपनी बेटी की करतूत से उनका सिर हमेशा के लिए झुक गया था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे। माया ने उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। रामकिशन ने अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह पुलिस थाने जाकर माया को ले आते। वह यह भी जानते थे कि माया के मिलने की खबर पाते ही रिश्तेदारों और परिचितों का जो तूफान उठेगा, वह उसका सामना नहीं कर पाएंगे। माया की बरामदी के बाद पुलिस द्वारा रामकिशन को लगातार संदेश दिया जा रहा था कि वह अपनी बेटी को ले जाए। जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो रामकिशन आपा खो बैठे और थाने जाकर पुलिस वालों से दो टूक कह दिया। वह बेटी से अपने सारे संबंध खत्म कर चुके हैं, अब उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। वह अपनी रिपोर्ट भी वापस लेने को तैयार हैं। एक झटके में बेटी से सारे नाते तोड़कर रामकिशन वहां से चले गए। तब मजबूरी में पुलिस ने माया को हवालात से निकालकर नारी निकेतन भेज दिया। जब माया ने वहां लाने की वजह जाननी चाहिए तो एक पुलिसकर्मी ने व्यंग करते हुए बताया, घर से भागी थी अपने यार के साथ, अब नतीजा भुगत। तेरे घर वाले तुझे ले जाने को तैयार नहीं, उन्होंने तुझसे रिश्ता खत्म कर लिया है। अब नारी निकेतन तेरा आसरा है। अतीत की लड़ियां बिखरी तो माया आज में लौटी। अब उसकी जिंदगी का सच यही था जो उसके सामने था। उसने रो रो कर सूज चुकी आंखों से खिड़की के बाहर देखना चाहा तो उसे दूर दूर तक फैले अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। धूप का वह टुकड़ा भी न जाने कब कहाँ विलीन हो गया था। माया के मन में, जीवन में और बाहर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। इस अंधेरे में अकेले भटकते भटकते उसका मन घबराया तो उसे माँ का आंचल याद आया। वह बचपन में अक्सर अंधेरे से डर कर माँ के आंचल में जा छिपती थी, लेकिन अब वहाँ न तो माँ थी और न ही माँ का आंचल। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर माया को अपनी ही अहमियत का पता चला। इस बात का एहसास भी अब हुआ कि माँ बाप बच्चों की भलाई और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ही उन पर पाबंदियां लगाते हैं। माता पिता के सख्ती बरतने के पीछे भी उनका प्यार और बच्चों के प्रति लगाव ही होता है। उसे इस बात पर बेहद पछतावा था कि उसने समय रहते मम्मी और पापा की भावनाओं की कदर की होती तो उसका उज्जवल भविष्य नारी निकेतन के उस गंदे कमरे में दम न तोड़ रहा होता। और जिस रोहित के प्यार के खुमार में उसने अपनों को ठुकराया, वही रोहित उसे बीच मझधार में छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसने एक बार भी पलटकर देखने की कोशिश नहीं की माया पर क्या बीत रही होगी। रोहित की याद आते ही माया का मन गुस्से से भर उठा। उसने अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि किसी के चक्कर में पड़कर उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद किया और परिवार वालों का सम्मान भी धूल में मिटा दिया। अपनी भूल पर पश्चाताती माया ने जाने कब तक रोती रही। अब जब बैठे बैठे मैं थक गई तो सलीन भरे नंगे फर्श पर ही लेट गई। आंखों से आंसू बहते बहते कब नींद ने उसे अपने आगोश में समेट लिया, माया को पता ही न चला। अपनी बेरंग जिंदगी बिताने के लिए उसे आखिर एक आसरा मिल ही गया था। नारी निकेतन के सीलन भरे कमरे, अंधेरे कमरे का वह कोना जहां जिंदगी से थकी हारी माया नंगे फर्श पर बेसुध सो रही थी। धन्यवाद। आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे।